नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है ई टेंडरिंग, क्योंकि ई टेंडरिंग को लेकर फिर बैठक हुई, फिर बात हुई और फिर बात नहीं बन पाई। जी हां, ई टेंडरिंग को लेकर शुरू हुआ बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। अधिकारियों से लेकर पंचायत मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सबसे बातचीत हो चुकी है। मैराथन मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी बात या सहमति बनती नजर नहीं आई। ऐसे में फिर सरकार और सरपंचों में बैठक हुई, लेकिन सरपंचों की ओर से बैठक के बाद आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया। विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई। जी हां, बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन यानी 17 मार्च को सरपंच विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। इससे पहले की आप बात करते हैं, गुरुवार शाम से लेकर देर रात तक घंटों सीएम और सरपंच डेलीगेशन के बीच 2 दौर की बैठक हुई, लेकिन बात तब भी नहीं बन पाई। ऐसे में चर्चा आज हम करने वाले हैं कि टेंडरिंग को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, किस तरह से विरोध किया गया है, बैठकों में क्या कुछ किया हुआ है और क्या ऐलान किए गए थे सरपंचों की ओर से, अगली रणनीति क्या है। उससे पहले सुना देते हैं कि आज सरपंचों ने क्या कहा है। इससे पहले गुरुवार देर रात सीएम की ओर से और सरपंचों की ओर से क्या कुछ कहा गया था, सुनिए। अपना जो कल करनाल का था सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहाँ रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव न दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें। पूरे हरियाणा प्रदेश से आह्वान करें। आज वो कह रहे थे बातचीत, लेकिन हमारी सहमति नहीं बनी, तो हम उस बात पे हमारी कोई बात नहीं हुई। हमने मीटिंग के अंदर जो बातें रखी थी उसमें जो हमारे स्वतंत्र अधिकारों की बातें आई थी वो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक उस पे कोई चर्चा नहीं की गई। लास्ट में बोले इनको साइड में रखो, वो लास्ट में चर्चा करेंगे। वो लास्ट में चर्चा हुई तो उसके लिए मीटिंग का टाइम मांगा कि उसमें चर्चा करके हम आपको बताएंगे। उसके बाद में भी मीटिंग होती है कि उन पे कोई सहमति नहीं मिली। 5 लाख की सहमति बनी थी और उसके बाद में आज का टाइम दिया था हमें, तो आज हमें कोई मीटिंग का टाइम नहीं। आज इन्होंने सरकार ने है ना आंदोलन को चिंगारी के रूप में छेड़ा है। ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है और बारूद के रूप में पेश होगा। अब किसी कीमत में जो भी सरपंच है, आम ग्रामीण है, पीछे नहीं हटने वाले। मित्रों, देखिए, आखिर अपने हरियाणा के ही सब सरपंचों के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं और जितने भी विषय थे उन्होंने 15-16 डिमांड्स अपनी रखी हैं। उसमें से एक एक पर बातचीत हुई है, लंबी चर्चा हुई है, बड़े अच्छे माहौल में हुई है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। काफ़ी चीज़ों पर सहमति बन गई। एक आध 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रात को बैठ के वो लोग भी बातचीत करेंगे और हमें भी कहीं बात करनी होगी करेंगे। प्रातःकाल एक बार 10 मिनट के लिए बैठना है और जो कुछ निर्णय होगा करके अपना फाइनल करेंगे। अब ये चीज़ अभी जो डेलिब्रेशंस चल रही होती हैं उन चीज़ों को बाहर अभी बताना भी ठीक नहीं है। अभी जितनी डेलिब्रेशंस हुई हैं काफ़ी संतोषजनक तरीके से हुई है। कल सुबह हाँ कितने बजे मीटिंग है सर? 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं सर। अभी डेलिब्रेशन जो चलती हैं उसमें से कोई चीज़ बताई नहीं जाती है और उसमें से जब सहमति होती है तभी बताई जाती है। ज़्यादातर बातें सुबह कितने बजे मीटिंग होगी? अभी वो रात को बैठ कर विचार करेंगे। हम सवेरे कोई भी मैंने बताया काफ़ी बातों पर सहमति हो गई है। जो भी थोड़ा बहुत बचेगा हाँ 9 साढ़े 9 बजे तक बातचीत हो जाएगी। हमारी अभी तक कोई सहमति नहीं किसी बात पर बनी है। हम कल 12 बजे तक का टाइम देते हैं सरकार को, चर्चाएं जारी है। अगर हमारी बातों में सहमति बनती है तो ठीक है, वरना हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बहुत सारी बातों पे सहमति, जो मेन हमारी बातें उन पर हमारी सहमति नहीं हुई। धन्यवाद। जो भी 12 बजे तक का हम सारा कुछ बता के जाएंगे यहाँ से। अगर फैसला होगा वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर ना होगा वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता के जाएंगे। धन्यवाद। सरपंचों की ओर से 16 मांगे मांग पत्र के तौर पर सीएम को सौंपी गई थी। क्या कुछ मांगे रही, मुख्य मांगे क्या रही, वो आपको दिखा देते हैं। सरपंचों ने गुरुवार की हम बात करें 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था, जिसमें प्रमुख तौर पर 11वीं सूची में 29 अधिकारों को लागू किया जाए, सभी 29 अधिकारों को शामिल किया जाए, ये मांग की गई। ई टेंडरिंग में हमें इससे दिक्कत नहीं है कि आप वापस ले ही लें, हाँ सीमा जरूर बढ़ाएं।
20 लाख सरपंच कह रहे हैं कि पहले थी, इसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया जाए, यानी 20 लाख से 2.5 गुना। अब सरकार जो कर रही है 2 लाख, उससे 25 गुना अधिक ये राशि मांगी गई है। पेमेंट सरपंच के माध्यम से ही हो। विकास कार्यों को लेकर सरपंच बात कर रहे थे, तो सरपंचों की फाइनेंशियल पावर बढ़ाई जाए, वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी जाए। सरपंचों के लिए पूरे प्रदेश में टोल फ्री रहे, ये भी मांग की गई है। वेतन 3,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाए, सीधा 10 गुना। राइट टू रिकॉल पहले विधायकों और सांसदों पर आप लागू करें, उसके बाद स्थानीय निकायों के लिए इसे लेकर आया जाए। आंदोलन के दौरान जो मुकदमे मामले दर्ज हुए थे वो रद्द किए जाएं सभी सरपंचों से। पंचायतों में कर्मचारियों की एसीआर का हक सरपंचों को मिले या सभी कर्मचारी सरपंचों के अधीन रहें। तो ये प्रमुख मांगे हम आपको बता रहे हैं जो सरपंचों की ओर से की गई हैं। इसमें जो गांव की जमीनों की रजिस्ट्री है उसका भी 1%, जो बिजली के बिल हैं, घरेलू बिजली के बिल हैं, उनका भी 2% पंचायती फंड में दिया जाए। इस तरह की कई मांगे की गई हैं। अब सवाल आप देख लीजिए, मुद्दा में आज सवाल ये होंगे कि टेंडरिंग पर आखिर पेंच क्यों फंसा है, कहां परेशानी है। बातचीत हो रही है, बैठक हो रही है, घंटों बात हो रही है, लेकिन बात क्यों नहीं बन पा रही। ई टेंडरिंग को लेकर बवाल क्यों है और क्या सरकार ई टेंडरिंग के माध्यम से अपनी पारदर्शिता का दावा मजबूत कर रही है कि हम पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, और क्या सरपंच आर पार की जंग लड़ेंगे, क्योंकि आज ऐलान तो कर दिया गया है। विधानसभा घेराव की चेतावनी से क्या सरकार दबाव में आएगी। सरपंचों की मांगे कितनी जायज थी, सवाल बहुत लोगों के जहन में है कि ये मांग करना कि आप ई टेंडरिंग में राशि बढ़ा दें या टोल फ्री कर दें। हालांकि टोल फ्री को लेकर या फिर वेतन बढ़ाने को लेकर, दूसरी मांगों को लेकर सरकार विचार कर सकती है। इन बिंदुओं पर कहीं ना कहीं सहमति बनी है, लेकिन ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर सहमति बनती नजर नहीं आई। मांगे कितनी जायज है, तरीका कितना ठीक है, आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, बातचीत से बात क्यों नहीं बन पाई है, बहुत सारे सवाल हैं। जवाब लेने का प्रयास करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता रजवंत दहीनवाल जी हमारे साथ हैं, और सरपंच एसोसिएशन से हमारे साथ नवीन गौड़ जी हैं। स्वागत है आप सभी का। नवीन जी, पहला सवाल आपसे ही कर लें। अधिकारियों से लेकर पंचायत मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, बातचीत हुई है, घंटों बातचीत की गई है, क्यों बात नहीं बन पा रही। सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूँ, सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सरपंच हर प्रकार से कोशिश कर चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगातार धरना भी दिया है, प्रदर्शन भी किया है। और ये आंदोलन, अगर किसी को ये लग रहा है कि ये आंदोलन इतनी आसानी से कमजोर पड़ जाएगा, तो सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आंदोलन जितना सरकार सरपंचों का एक एक दिन टाल रही है, उतना कहीं ना कहीं गांव के लोगों का जो विकास होना था उसका नुकसान कर रही है। नहीं, सरकार कहाँ टाल रही है। सरकार ने तो कल भी बात की, सीएम ने देर रात तक आप लोगों से बातचीत की, 2 दौर की बैठक हुई, ठीक है, बात नहीं बन पाई, लेकिन सरकार अब तो वर्तमान में इन दिनों जो स्थिति है उसके आधार पर तो आप नहीं कह सकते कि सरकार टाल रही है। सरकार, आप एक चीज बताइए, बात करना एक बात है, पर बात को समाधान तक पहुंचाना दूसरी बात है। आप बात करते रहिए, आप 6 महीने तक बात करते रहिए, उससे समाधान तो नहीं निकला ना। बात है समाधान निकालने की, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचने की कि जहां पर दोनों पक्ष उस पॉइंट से अग्री हो जाए। तो उस पॉइंट पे पहुंचने को सरकार तैयार नहीं है। इस सरकार को ना तो इन गांव के लोगों की पड़ी है, ना गांव की डेवलपमेंट की पड़ी है। ये स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस की बात करने वाली सरकार आज इन गाँव को गर्त में ले जाना चाहती है। और 2024 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ये गांव के सरपंच है, सरपंच कोई ऐसे ही नहीं बना है, उनका अच्छा खासा सिस्टम होता है गांव में। तो सरकार को ये समझना चाहिए, और ये आंदोलन और ज्यादा तेज हम करेंगे। हमारी कमेटी जो भी डिसीजन लेगी और जिस प्रकार से फैसला लेगी, उसी हिसाब से सरपंच सारे मिलकर और ज्यादा मजबूती के साथ सरकार के सामने खड़े होंगे अपनी मांगों को लेकर। सबसे बड़ी परेशानी क्या है, ये पैसा जो कम कर दिया गया वो सारी परेशानियां हैं। आप समझिए, आपकी फाइनेंशियल कंट्रोलिंग खत्म कर गई है। जवाबदारी गांव के लोगों को किसकी है? सरपंच की है। अगर कोई ठेकेदार या कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई गलत काम करके जाएगा या काम पूरा नहीं करके जाएगा या सेटिस्फैक्टरी काम नहीं करके जाएगा, उसकी जवाबदारी कौन देगा? उसकी जवाबदारी तो सरपंच की है ना। गांव के लोग आगे सरपंच को पूछेंगे। उसकी फाइनेंशियल कंट्रोलिंग क्योंकि बंद कर दी है, तो वो किससे पूछेगा, किससे जवाबदारी करेगा, किससे सवाल पूछेगा कि आपने गलत किया, सही किया? पर लोग तो सरपंच से सवाल पूछेंगे ना। ये बड़े बड़े जो नेता होते हैं, आप समझिए मैडम, एमएलए एमपी जो होते हैं, लेकिन नवीन जी, काम में कोई गड़बड़ी हुई, गबन घोटाला कुछ हुआ तो सरपंच पर कार्रवाई नहीं होगी टेंडरिंग के तहत।
क्योंकि सरकार नहीं तो सरकार करिए मान ना रही है कि कार्रवाई। सरपंच टेक्निकल आदमी नहीं है। आपके मांग पत्र में भी कहा गया है कि सरपंच टेक्निकल आदमी नहीं है। संबंधित अधिकारी के खिलाफ की कार्रवाई हो अगर कोई गड़बड़ी होती है। मैं ये कह रहा हूँ, आप करिए ना कार्रवाई। अगर कोई सरपंच करता है, किसने रोका है? क्या आपके पास मैकेनिज्म की कमी है सरकार के पास? अगर कोई सरपंच गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उसके लिए कौन रोक रहा है? पर आप उसके हाथ तो मत बांधिए ना। जिन लोगों को उसने फेस करना है उसको उस काबिल तो बनाइए, उतना सशक्त तो बनाइए कि उन लोगों को वो जवाबदारी दे सके। इन्होंने सरपंच के इलेक्शन तो करवा दिए, पर सरपंच के जो काम होते हैं वो करने के लिए जो अमेनिटीज की जरूरत है वो तो उसको दीजिए ना। तो ये सरकार बेसिकली अमेनिटीज छीनने का काम कर रही है। इनको क्या नाम है, ये लोग तो जनता से 50 मीटर 100 मीटर दूरी पे रहते हैं। सरपंच डायरेक्टली फेस करता है आम पब्लिक को, उसको पता है उसने कैसे जवाब देना है। एक छोटी छोटी समस्या के लिए अगर किसी एक छोटी पाइप लीकेज होती है तो उसके लिए भी सरपंच जवाबदार होता है। पर सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। ये तो दूर रहते हैं तो मीडिया के माध्यम से बात करते हैं, इनके पास मिलने का टाइम नहीं है सर। ठीक है, आपसे बैक टू बैक मैंने कई प्रश्न आपसे पूछे मैंने। विदु राहुल जी, ये लोग कह रहे हैं कि सरकार को समझ नहीं आ रहा। सरकार समझ नहीं पा रही या फिर सरकार समझा नहीं पा रही है कि टेंडरिंग क्यों लेकर आएगी, क्या फायदे हैं इसके? देखिए, ई टेंडरिंग के फायदे निश्चित तौर पर सभी को पता है और ज्यादातर लोगों को निश्चित तौर पर पता है। नवीन जी की बात सुनकर ऐसा लगा कि उनको तो जरूर पता होंगे। बहुत अच्छे से बात कर रहे थे वो, बहुत सारी डीप बातें कही उन्होंने, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि नवीन जी को भी पता होगा। अब विषय ये है कि इसके बावजूद भी ये इस हठधर्मिता पर क्यों है। माय वे और हाईवे ये कह रहे हैं कि भाई तब तक समाधान नहीं होगा जब तक हमारी बात नहीं मान लोगे, और फिर कह रहे हैं कि समाधान आप करना नहीं चाहते। नहीं तो बताएं कि इन्होंने जो मांगे रखी थी उन मांगों में से कौन कौन सी मांगे ऐसी हैं जहां पर विषय अटके हैं, और जहां पर अटके हैं वहां पर ये कितना लचीलापन दिखा सकते हैं। अभी ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है, सभी लोगों ने, वैसे तो डेलिब्रेशंस जो अंदर होती हैं उस पर बाहर अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमने देखा एक के बाद एक सरपंच एसोसिएशन के सदस्यों ने आकर बताया कि सरकार ने कहा कि ये जो इमरजेंसी फंड है, मैं बड़ी केयरफुली इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, इमरजेंसी फंड, सरपंचों के पास ताकत जो है वो ताकत 5 लाख या 2 लाख या 20 लाख की नहीं, और ये जो 50 लाख की बात करें वो नहीं, हम तो कह रहे हैं 5 करोड़ की भी होनी चाहिए, लेकिन ई टेंडरिंग व्यवस्था से, एक पारदर्शी व्यवस्था से जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश कम हो, उन व्यवस्थाओं से होनी चाहिए। लेकिन अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि ई टेंडरिंग से एग्जैक्ट दिक्कत क्या है। अगर ये कहें कि भाई मेरी मौसी के छोरे को अगर मैं टेंडर दे दूंगा तब तो वो ठीक होगा, लेकिन मैं बता देता हूं ये अच्छा सवाल है, और सुनिएगा एक बार, ई टेंडरिंग से फायदा क्या है। ई टेंडरिंग में दोबारा से प्रस्ताव जो है पहले भी ग्राम पंचायत देती थी, आज भी ग्राम पंचायत देगी। उसका एस्टीमेट जो है पहले भी जो है एक टेक्निकल टीम बनाया करती थी अधिकारियों की, वो अब भी वही बनाएगी। उसके बाद प्रस्ताव पारित होगा। एक जो पहले व्यवस्था थी कि किसी मर्जी व्यक्ति को कितने मर्जी रेट पर ठेका दे दिया, उसकी बजाय उसमें संशोधन कर ये कहा एक पारदर्शी व्यवस्था में, ओपन बिड में जो भी व्यक्ति जो है, चाहे उसके पास लाइसेंस है चाहे लाइसेंस नहीं है, 20 लाख तक के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, वो कोई भी आकर बिड करेगा, जो सबसे कम बोली लगाकर उस काम को करने को तैयार होगा उसको ठेका दिया जाएगा। ये पारदर्शी व्यवस्था ले आए। पहले क्या था, कोई भी व्यक्ति कितने बिड लगा रहा है इसका कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसको मैंने पसंद किया उसको मैंने ठेका दे दिया। दूसरी बात जो दिक्कत है, इसके बाद की बात जो है, जब वो काम करेगा तो उसकी टेक्निकल एक्सपर्टिज्म ये खुद इन्होंने लिख कर दिया है कि हमारे पास नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके लिए एक टेक्निकल टीम है, जो जूनियर इंजीनियर की टीम है या एसटीई की टीम है, वो लोग करेंगे काम। लेकिन अंतोगत्वा जो है, अगर इसके बाद भी काम में गुणवत्ता की कमी होगी तो सरपंच चाहेगा तो उसको एनओसी नहीं देगा। अब ये एक बात को प्रचारित कर रहे हैं कि केवल 7 दिन तक रोक सकता है, ये बात आधी अधूरी है। इसके साथ नवीन जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को समझना चाहिए, अगर वो इन 7 दिनों में अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, रिटर्न ऑब्जेक्शन, तो 7 दिन की लिमिट नहीं रहती, फिर उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना और एनओसी देनी नहीं। अब ये व्यवस्था कैसी होगी, मैं ऑब्जेक्शन रेज करूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा एग्जैक्ट पॉइंट पर क्या दिक्कत है, वो मैं रेज नहीं करना चाहता, लेकिन एनओसी मैं दूंगा नहीं। इससे क्या, कहां पर घंटी बजती है, इसे अपने पीछे पीछे घुमाकर क्या मिलता है, इस पर चाहिए। लेकिन फिर से कह रहा हूं, अधिकांश सरपंच जो हैं वो ईमानदार हैं, ज्यादातर सरपंच ईमानदार हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स हैं। जिस प्रकार से एमपी लैड और एमएलए लैड जो है वो भी तो ई टेंडरिंग से होता है खर्च,
तो वो भी तो चुने हुए लोग हैं, क्या उनके ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए? उन्होंने भी तो अपना राइट फॉरफिट करके इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई कि एमपी लैड और हर विभाग, ज्योति जी नोट करने की बात है, हर पंचायती विभाग में तो 2 लाख तक का इन्हें इमरजेंसी फंड दिया गया है, अन्य विभागों में तो केवल 1 लाख का फंड है। और इसके बावजूद भी हम सभी के साथ, सभी घटकों के साथ बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, ये आकर समझाएं। लेकिन हमारी एक प्रतिबद्धता है ज्योति जी एक प्रतिबद्धता है हमारी। हम सरकार में आए थे पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाने के लिए। हमें ई टेंडरिंग से कोई बेहतर व्यवस्था ऐसी लगेगी जो और अच्छे तरीके से भ्रष्टाचार रोक पाएगी, उस पर भी जाएंगे। लेकिन हमारी एक प्रतिबद्धता है, संकल्प है हमारा कि हम हरियाणा से भ्रष्टाचार को खत्म करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। उस तरफ बढ़ते ये कदम है। इनकी कोई अगर कोई समस्या आकर बातचीत करें हमारे साथ, हम लगातार बातचीत के लिए अब भी तैयार हैं। केवल ढींगरा जी, विधु रावल जी को आपने सुना, हर धर्मिता से तो बात नहीं बनेगी, ये माईवे और हाईवे वाला फॉर्मूला तो नहीं चलेगा। कुछ कदम सरपंचों को भी बढ़ाने होंगे, क्योंकि सरपंच खुद ये मान रहे हैं कि कल जो बैठक हुई उसमें कुछ बिंदुओं पर सहमति बन गई थी। ज्योति जी कौन से कदम बढ़ाएं? जी कौन से कदम बढ़ाएं ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये हक धर्मिता से नहीं चलेगा, डंडे से चलेगा, लाठी से चलेगा, गोली से चलेगा, पानी की बौछारों से चलेगा। सरकार ऐसे चलती है क्या? सरकार लाठी गोली से चलती है क्या? हर धर्मिता से चलती है क्या? ये सरकार ने तो एक मन बना लिया कि हर धर्मिता से काम करना है। ये जो सरपंच है, ये छोटी सरकारें हैं, इनको समझना चाहिए। ये भी एक चुनी हुई लोगों के द्वारा 6200 गांव के लोग जो है उन्होंने वोट देकर इन सरपंचों को चुना है। इन्होंने क्या गलती करी है? इन्होंने क्या ऐसा गुनाह किया है जो ये कह रहे हैं कि हम लाठी से चलाएंगे, उनके ऊपर पानी की बौछारें मारेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे? चुने हुए सरपंच है, उनको लोगों ने चुना है और उनके साथ उनको जो पंचायत एक्ट के अंदर जो प्रावधान है उसके अंदर ही तो केवल जी, ये किसने कहा कि हम लाठी चलवाएंगे? ये किसने कहा सर कि हम लाठी चलवाएंगे, लाठीचार्ज करवाएंगे? आपने क्या सुनी? अभी तो हुआ पिछले दिनों, आपने देखा नहीं पंचकूला के अंदर क्या हुआ? वो आपने ये नहीं देखा? उनकी मांग जो है वो ये कह रहे हैं कि हम चुने हुए सरपंच हैं, 73वें शेड्यूल के अंदर दोनों तरफ से प्रावधान है, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए दूसरी बात पत्थरबाजी हुई है, पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई है। एक मिनट, दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि टेंडरिंग जो है इससे भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो इसके सिमिलर क्वेश्चन का जवाब दे दें कि 31 करोड़ रुपए ठेकेदारों को अफसरों ने क्यों जारी कर दिए? वो भ्रष्टाचार नहीं है? एंटी करप्शन की ब्यूरो की जांच के बावजूद क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? अफसर की इतनी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री की खुद की एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के बावजूद 31 करोड़ रुपया ठेकेदारों को दे दिया। ये वही ठेकेदार तो है जो ये ठेकेदार सरपंचों के साथ कर रहे हैं डिबेट को, सरपंचों का ठेका लेंगे। अभी नगर निगम के ठेकेदार अलग होते हैं, वो काम का अलग ठेका लेते हैं, गांव के ठेकेदार अलग होते हैं, वो गांव का ठेका लेते हैं। ये अलग अलग विषय तो नहीं है, ये भी तो ठेकेदारों का ही विषय है। और इस मामले में 31 करोड़ रुपए दिए गए फालतू और अफसरों के द्वारा दिए गए। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? इसको आप भ्रष्टाचार नहीं मानते सरकार? फिर ई टेंडरिंग में कौन सा भ्रष्टाचार नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये भी समझा नहीं मानते, ये गलत कह रहे हैं। अच्छा, आप प्रूव कर दीजिए। हम विषय पर बात कर लें। विषय नहीं है, नगर निगम का घोटाला भी ठेकेदारों के साथ ही है और अफसरों ने पैसे दिए। इधर भी एसडीओ जो जेई जो है वो पैसे देंगे ठेकेदारों को, सेम चीज तो है। नहीं, ई टेंडरिंग अगर ई टेंडरिंग ना होती तो वो घोटाला कैसे ना होता, वो समझा दो एक बार। ई टेंडरिंग ना होती तो वो घोटाला कैसे ना होता, वो बता दीजिए। ई टेंडरिंग के कारण हुआ क्या? ई टेंडरिंग के कारण हुआ या ई टेंडरिंग के बावजूद हुआ? ई टेंडरिंग के कारण हुआ या ई टेंडरिंग के बावजूद हुआ? आप तो ये कह रहे हैं कि सड़क पर हादसे होते हैं, सड़क पर नहीं चलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हेलमेट लगाना चाहिए, हम हेलमेट लगाने की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सड़क पर नहीं चलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं हेलमेट इसलिए ना लगाओ क्योंकि हेलमेट लगाने के बावजूद भी एक्सीडेंट हो जाती है। दे दिया अफसरों ने, उसको करप्शन नहीं मानते आप? सीधा अरे भाई 31 करोड़ गलत। आप केवल जी
आपने उठा दिया, लेकिन फिर भी आपको बता दूं 31 करोड़ वो 31 करोड़ ज्योति जी अनुमति है क्या? ज्योति जी अनुमति है क्या? जी विषय सेम है। ज्योति जी अनुमति है क्या? जी विधु जी देखिए, अच्छा चलिए देखिए किस प्रकार से जो है इन्होंने विषयांतर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर भी इनका जवाब दूंगा। क्यों दूंगा मैं? इनका कहना है कि वहां पर ई टेंडरिंग व्यवस्था के बावजूद घोटाला हुआ। पहली बात, मेरा सवाल सीधा सीधा है कि ई टेंडरिंग नहीं होती तो क्या घोटाला ना होता? ये कह रहे हैं कि सड़क पर हेलमेट चलकर जो हेलमेट पहनकर जो चलने का दो पहिया वाहन का जो उसको हटा दो, क्योंकि दो पहिया एक मिनट भाई साहब, रुक जाओ। ठेकेदारी आते हैं पहले, मंगल ग्रह से लोग नहीं आते काम करने। ये टेंडरिंग से दूसरी व्यवस्था में भी ठेकेदारी है। वहां ये है कि मेरी मौसी का छोरा ठेकेदार होगा, यहाँ पर सबसे कम कीमत पर जो काम करना। अरे भाई, ई टेंडरिंग से ठेकेदार तो वैसे भी दूसरी व्यवस्था में भी तो ई टेंडरिंग के अलग वाली व्यवस्था में भी तो ठेकेदारी काम करता है। केवल डिंगड़ा थोड़ी आकर काम कराता है, ठेकेदार ही काम करता है। ठेकेदार, सुनिए, केवल नीचे बोलना पड़ेगा, आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा। उत्तर देने दो। आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर देने दो। आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर देने। अब उदाहरण के साथ विधु जी ने कह दिया आगे कि अगर कोई हेलमेट पहनकर अगर बाइक चलाता के उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाए तो ये नहीं कहा जाएगा कि हेलमेट लगाया था उसके बाद भी एक्सीडेंट हो गया। बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बचाव हो जाता है। अब कुछ सामने आया, वहाँ जांच हो रही है। कल देर रात तक कल 12 बजे तक हमने चर्चा की। अब तब भी ढिंगरा जी ऐसे तो नहीं चलेगा ना, तब भी आप इसी बात को लेकर बैठ गए थे, आज भी इसी बात को। अब उत्तर मिल चुका है, अब उत्तर मिल चुका है, अब इस बात को आप नहीं खींचेंगे। उत्तर मिल चुका है, दर्शक उनके पास यही पर्ची है, जेब में पर्ची ही लेकर आए हैं। आप डिटेल नहीं करेंगे डिबेट को। उत्तर क्या है बताइए। बता चुके हैं सर, बता चुके हैं। आप नहीं सुनना चाहते हैं, आप नहीं मानना चाहते हैं। रजवन जी, अब तक जो बैठक हुई, अब सरपंच ये कह रहे हैं कि पहले जो 20 लाख की राशि थी उसे 50 लाख कर दिया जाए। सरकार चाहती है कि कोटेशन पर जो काम हो 2 लाख की राशि हो, बाकी टेंडरिंग हो जाए। तो इतनी बड़ी अमाउंट आपको लगता है कि ये मानी जानी चाहिए या फिर ये मानी जाए? क्योंकि सरकार का तो दावा कि पारदर्शिता आएगी, जितना भी टेंडर होगा ई टेंडरिंग होगी। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो कोई भी चीज अगर दोनों पक्षों में, सरपंच में और सरकार में, अगर कोई भी बातचीत होती है तो वो बातचीत अगर लिखित में हो तो वो ज्यादा बेहतर रहे। कारण अगर वो लिखित में रहती है ना बात, तो उसमें कोई भी पक्ष मुकरता नहीं है। यहाँ पर सरकार के जो प्रवक्ता है वो अपना पक्ष रख रहे हैं, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है वो अपना पक्ष रख रहे हैं। और हकीकत में यही बात है कि सरकार जब किसी भी दल को या किसी भी संगठन को अगर वार्ता के लिए बुलाती है तो उनसे भीतर कमरे में बैठकर उनसे चर्चा करती है और वो अपना पक्ष रख के साइड करने के काम करती है। कहीं ना कहीं उस जो पक्ष जो उनको वार्ता के लिए बुलाया है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देते कि वो मानते नहीं है, ये नहीं है। या तो सरकार अपना एजेंडा अपने पेश कर दे कि भाई हमने आपकी ये जो डिमांड्स है, क्योंकि सरपंच एसोसिएशन ने अपनी डिमांड्स बताई हुई है, उन डिमांड्स के ऊपर सरकार ये बताए कि आपकी ये डिमांड्स थी, इन डिमांड्स पे हम इतना खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार्गेनिंग तो यही तो होती है ना कि जो सरपंच जो डिमांड कर रहे हैं उस पर सरकार कितना खरा उतरने का प्रयास कर रही है। दूसरी चीज ये आती है कि सरकार सरपंचों को बाद में समझाए, पहले अपनी पार्टी के जो गठबंधन के जो साथी हैं उनको समझाने का प्रयास करे। अजय सिंह चौटाला जी हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि जो सरपंच जो मांग कर रहे हैं वो जायज है। दिग्विजय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि सरपंच जो मांग कर रहे हैं वो जायज है। खुद ओम प्रकाश धनखड़ जी है, जोगीराम सिहाग जी है, ये पार्टी के ही तो लोग है ना। ये जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार में जो एमएलए है गठबंधन, ये चर्चा का विषय हो सकता है कि इनकी मांगे कितनी ठीक है, लेकिन इनकी अपनी आन-बान शान है, ये हरियाणा की आन-बान शान है। ओपी धनखड़ की ओर से ये कहा गया कि पंचायतें चुने हुए हरियाणा की आन-बान शान है, तो हाँ, कहीं ना कहीं वो उनकी ओर से ये नहीं कहा गया कि मांगे जायज हैं इनकी, ये बिल्कुल नहीं कहा गया ओम प्रकाश धनखड़ की ओर से। चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके लिए शब्दों का ध्यान रखें। इतने दिन से जब वो सड़कों पर बैठे हैं, बबली को नसीहत दी गई है, बबली अपने सरकार के जो संगठन के लोग हैं उनको नसीहत देते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के और जो संगठन है उसके बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा, और उस सामंजस्य ना बनने की
ना बनने की वजह वो कहीं ना कहीं सरपंचों के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार अपना कम्युनिकेशन गैप है जो उसको खत्म करे ना, उसके बाद आगे बात लेके आए। या तो पहले जो सरपंच है, जो इन्होंने ई टेंडरिंग की जो प्रणाली लेके आए हैं, एक तो ये अभी कह रहे थे कि भाई कुछ सरपंच हैं जो भ्रष्टाचारी है, बाकी तो ठीक है। इन्होंने 4000 सरपंच और सरपंच प्रतिनिधियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। क्या ये इन्होंने सही किया है? अगर ये एक तरफ तो बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बात करें तो वहीं से शुरुआत तो वहीं से करें ना कि भाई आपके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है उसके लिए सरकार समायाचना करती है। जो आपके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो पहली कलम से सबसे पहले बैठते तो यही होना चाहिए ना कि भाई मुकदमे हैं वो खारिज किए जाते हैं। लेकिन सरकार जब उनको ऐसे मोड़ पर, जब वहां पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे मोड़ पर अगर उनको सीख देगी तो ना तो वो उनकी सीख समझेंगे। यही चीज है कि सरकार ने हमेशा जब भी कभी भी कोई भी वार्ता की बात आई है उनको समझाने का प्रयास किया है और ऐसे मोड़ पर समझाया नहीं जाता। समझाना अगर था तो आपको जब यही टेंडरिंग प्रणाली जब आई है तो अपने संगठन के लोगों को, अपने पार्टी के जो नेताओं को, अपने विधायकों को, एमएलए को या जिला प्रधानों को सरपंचों के साथ बैठक करके उनको इस चीज के बारे में समझाना चाहिए था। ऐसे मोड़ पर नहीं है कि सरपंच सड़क पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी या उनके जो पार्टी के पंचायत मंत्री वो सरपंचों को समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में कभी भी वार्ता सफल नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज, अब ये यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि कितनी मांगों पर, ये सरपंच प्रतिनिधियों से क्यों पूछा जाए कि कितनी मांगों पर आप तैयार हो? वो तो सरकार बताए ना कि आपकी इतनी मांगे थी, उन पर हम इतना खड़े उतरने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या ये लेके आए हैं यहाँ पर? बीजेपी का प्रवक्ता ये जरूर बताएं कि हम इतनी मांगों पर सहमत हुए, वो तो खुद बताएंगे ना। ठीक है, सरपंचों के ऊपर एक ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। नवीन जी, आप ये बताएं, सरकार 2 लाख की कहती है राशि, आप लाख कहते हैं 50 लाख, सीधी 25 गुना। क्या कोई ऑफर मिला सरकार की ओर से कि 50 लाख नहीं, कोई बीच का ऐसा आंकड़ा, कोई नंबर, कोई राशि कि इतने पर अगर बात बन जाए तो आप लोग भी मान जाइए? सरकार ने कोई ऑफर दिया? ये अनाउंसमेंट तो सरकार को ही करनी पड़ेगी कि उन्होंने क्या नंबर दिया है, क्या नहीं दिया है। अभी तक मुझे तो कोई ऐसा नंबर सुनने में नहीं आया कि उन्होंने 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख क्या बोला। नहीं, हम जो प्रतिनिधि शामिल हुए उनकी प्रेस वार्ता हम सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि 5 लाख की राशि, उसमें भी कोई बाउंडेशन रहेगी, 1 साल में इतना करा सकते हैं, कुछ कहा तो गया के 5 लाख का जिक्र हो रहा है। 5 लाख रुपए, मैं आपको एक सिंपल बताना चाहता हूँ। अगर आप एक सिंपल स्ट्रीट लाइट का रेट किसी ठेकेदार से पूछेंगे ना, एक सिंपल स्ट्रीट लाइट जो चौराहे पे लगती है बड़े वाली, 2 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट लगती है। 2 लाख रुपए का गवर्नमेंट अप्रूव्ड ठेकेदारों से 2 लाख रुपए की देता है। आप समझिए कि वो अगर आप किसी ने अपने गांव में 10 स्ट्रीट लाइट लगवानी है, वो कैसे लगवाएगा? उसका तो गया बजट पूरा का पूरा उसी के अंदर। आप समझने की कोशिश करिए, सरकार यहाँ पे कहाँ 2 लाख से 5 लाख पे, अगर आपने फिरनी बनवानी है गांव के चारों तरफ, अगर आपने गंदे नाले की निकासी की व्यवस्था करवानी है गांव के अंदर, नवीन जी, वो काम तो ठेकेदार ही करेंगे ना। स्ट्रीट लाइट बदलने का काम सरपंच अपने हाथों से तो नहीं करेंगे, वो भी किसी ठेकेदार से ही करवाएंगे। की गुणवत्ता तो उसमें इस बात की परेशानी कि हमें बिना ही टेंडरिंग के करने दो, हमें बिना ही टेंडरिंग के करने दो। अधिकारी और जो नहीं, अधिकारी और ठेकेदार के बीच की जो प्रक्रिया के जो पारदर्शी है सरकार का दावा है। आप लोग सरपंच अपने हाथों से तो काम नहीं करेंगे, है ना? या करेंगे? नहीं, ऐसा क्या ऐसा सरकार कह रही है? ऐसा भी तो नहीं कह रही है ना सरकार तो ये कह रही है नहीं, आप 2 लाख तक का करिए, 2 लाख से ऊपर तक का जो काम होगा ना वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा। यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोल को सरपंच के जनप्रतिनिधि के हाथ से निकाल के प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में देने की कोशिश करी जा रही है, जो सरासर नाइंसाफी है, सरासर गलत है। क्योंकि जवाबदारी सरपंच की है। कोई जाके एसडीओ से नहीं पूछेगा कि ये नाली में क्यों पानी चू रहा है, या फिर कोई उससे सरपंच को जहाँ भी लगे सामग्री में गड़बड़ी है, काम में गड़बड़ी है, सरपंच रोक सकते हैं। काम शुरू होने से पहले एनओसी का भी प्रावधान है। सरपंच को अगर किसी बात से ऑब्जेक्शन है, विदु रावल जी ने भी बताया, और इस प्रक्रिया और इस फैसले में भी शामिल है, सरपंच वही रोक सकता के, शिकायत बता सकता के। मैं इसलिए तमाम बातें कह रही हूँ क्योंकि हर एक पहलू पर हम चर्चा करें कि अगर आप लोगों को परेशानी है तो क्यों है। आप तो उस परेशानी पे डिस्कशन करने के लिए हमारा पैनल गया था ना, सीएम साहब से बात करी। सीएम साहब ने, मैं भी उनकी बात सुना था, उन्होंने कहा कि हमारी बहुत सारी चीजों पर अग्रीमेंट हो गया है, कुछ पॉइंट बचे हुए हैं। बता तो दे कौन सी चीजों पे एग्रीमेंट हो गया, कौन से पॉइंट बचे हुए हैं, हमें भी तो कुछ पता लगे। ऐसा कोई सरकार। चलिए, आपका डेलीगेशन तो गया था, लेकिन हमारे दर्शक तो उस बैठक को नहीं देख पा रहे थे ना, तो हम चर्चा ये कर रहे हैं कि मांगे कितनी जायज हैं, सरकार क्या अच्छा करना चाह रही है, सरपंचों को क्या पसंद नहीं आ रहा, क्यों किसी बात पर हिम्मत दोनों पक्ष नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए विदु रावल जी, ये फाइनेंशियल कंट्रोल की बात सबसे बड़ी बात साबित हो रही है। हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र है कि वित्तीय शक्तियां घटाई जा रही हैं सरपंचों की।
नहीं, वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं, लेकिन वित्तीय शक्तियां पारदर्शिता के साथ लागू हों। एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता राजीव गांधी जी ये कहा करते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे लगता वो 15 पैसे भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमने व्यवस्थाओं को अंदर सुधार किया। अब मोदी जी जब एक क्लिक में 2000 रुपए की एक किस्त भेजते हैं, किसान के खाते में 2000 के 2000 पूरे आते हैं, तो कोई आके कहे कि नहीं नहीं, रास्ते के जिस प्रकार से सिक्के को घिसाने वाले लोग थे उनको बीच में से क्यों निकाल दिया। अब इन विषयों का हम सुधार की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल पावर्स की जहां तक बात है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस प्रकार से हमने कहा कि पारदर्शी तरीके से आप 50 लाख क्यों 5 करोड़ लगाओ, लेकिन पारदर्शी तरीके से लगाने में क्या दिक्कत है। स्ट्रीट लाइट लगे तो ई टेंडरिंग से क्यों ना लगे। अच्छा, और सवाल सीधा सीधा है, ये बार बार कह रहे हैं फाइनेंशियल पावर क्या अधिकारियों को दी गई है? नहीं दी गई है। फाइनेंशियल पावर अगेन इट वेस्ट विद द सरपंच ओनली। सरपंच के पास ही है फाइनेंशियल पावर, लेकिन वो अपनी मनमर्जी से, निरंकुशता से किसी भी काम को नहीं कर सकता। जेई से लेकर एसीएस तक जितने भी अधिकारी हैं, जूनियर इंजीनियर से लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक के जितने भी अधिकारी हैं, सबके पास अंकुश के साथ साथ पावर्स दी गई हैं। और पावर्स क्या हैं कि वो पारदर्शी तरीके से जहां पर भी पैसा डिस्पर्स कर रहा है उसके अंदर एक प्रोसेस के तहत व्यवस्था हो। और इसीलिए बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं, बहुत सारे प्रस्ताव जो हैं हमारे पास आने लगे हैं। बड़ी भयंकर अच्छी संख्या में प्रस्ताव आ रहे हैं। हालांकि हम सुन रहे थे आपके चैनल पर कि किस प्रकार से इनके साथी रणवीर जो सरपंच हैं वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, कोई प्रस्ताव मत भेजो। इसके बाद भी हजारों की संख्या में प्रस्तावों का आना अपने आप ये बताता है कि किस प्रकार से गांव के ग्रामीण अब दबाव बनाने लगे हैं कि आपकी कोई 1-2 मांग अगर जायज है, उसके चक्कर में आप बाकी जो नाजायज बात भी अगर करें तो वो नहीं चल सकती। एक बात। दूसरी, मेरे साथ अभी एक डिबेट में जो है, इन्हीं के जो एक प्रतिनिधि जो अंदर बात कर आए हैं, उन्होंने आरिफ हथौड़ा जो है वो नूह से सरपंच थे, आरिफ हथौड़ी नाम है उनका, मैं अगर प्रोनाउंस ठीक कर पा रहा हूं तो। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमारी 1-2 मांगे, इनका सीधा सवाल था ना, बताएं कौन कौन सी मांग। उन्होंने कहा कि हमारी एक मांग यह थी कि लाल डोरे के अंदर का जो विकास का काम है, क्योंकि वहां पर अभी पूरी तरह से एम्बिग्यूटीज खत्म नहीं हुई है, तो क्यों ना बताया जाए। तो उस पर तुरंत जो है अधिकारी को वहां पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अधिकारी जो है इसके लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम लेकर आए। जहां पर सुधार बताएंगे, सुधार के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर से समझना पड़ेगा हम हर हरियाणवी के साथ खड़े हैं। जो हमारे खिलाफ भी खड़े, हम उनके लिए भी, उनको भी सुनेंगे, उनकी भी बात मानेंगे। लेकिन एक हमारी प्रतिबद्धता है कि हमें पारदर्शिता लेकर आनी है। हमें हरियाणा की जनता का, हरियाणा की गरीब जनता का पाई जो है वो ठीक उपयोग में आए, ये व्यवस्था खड़ी करनी है। इसलिए जनता ने हमें चुना है और वो हम करके रहेंगे। वो इसलिए करके रहेंगे क्योंकि हमें उसके लिए वोट मिला है, जनता ने इसलिए बिठाया ताकि आप पारदर्शी व्यवस्था लेकर आए। जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, मेरा तो सीधा सवाल है, वो बताएं कि ई टेंडरिंग से पहले वाली व्यवस्था थी या ई टेंडरिंग को हटा भी दिया जाए तो जिन 1-2 कमियों की वो बात बता रहे हैं, वो कमियां ठीक होती हैं क्या? और ई टेंडरिंग से कोई बेहतर व्यवस्था है जो और अच्छी पारदर्शी व्यवस्था है, वो बताएं। ये भी बताएं। मुझे रजवंत जी की, आपने नाम लिया तो रजवंत जी की 1-2 बातें बहुत अच्छी लगी। इन्होंने सलाह दी, एक तो सरकार को सलाह दी कि जब भी बातचीत करें तो लिखित में बातचीत करें। अब देखिए रजवंत जी, डेलिब्रेशंस जब होती हैं, आप तो खुद बहुत अच्छे प्रबुद्ध वकील हैं, जब नेगोशिएशंस होती हैं तो उस समय जब वो फाइनलाइज हो जाती है तब लिखित में आ जाता है। दूसरी, इन्होंने हमारे संगठन को, देखो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने भाजपा के संगठन को इन्होंने सलाह दी कि समझाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को पहले भेजा कीजिए। ठीक है, आपकी सलाह पर भी विचार करेंगे और जल्दी भेजेंगे ताकि कांग्रेसियों को यह भ्रम फैलाने की इतनी जल्दी छूट ना मिल जाए। इसके लिए हम हो सकता है अच्छी सलाह आपकी इस पर विचार कर सकते हैं। अभी केवल ढींगरा जी मुस्कुरा रहे हैं। ढींगरा साहब, एक तो देखिए आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग भ्रमित कर रहे हैं सरपंचों को। दूसरा, सरकार कॉन्फिडेंट है कहीं ना कहीं ई टेंडरिंग को लेकर। सरकार का दावा भी है कि रिपोर्ट ये है, ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि ज्यादातर लोग ई टेंडरिंग के साथ आ गए हैं। सरकार का दावा ये है कि पारदर्शिता की दिशा में हम जो कदम उठा रहे हैं उसमें बल मिलने वाला है, उस दिशा में बल मिलने वाला है ई टेंडरिंग के माध्यम से। तो लोग साथ हैं ई टेंडरिंग के, कुछ एक लोगों को छोड़कर। कितने लोगों को छोड़कर? पंचायत मंत्री बबली तो कह रहे हैं कि हर एक जिले में इक्का-दुक्का लोग हैं, सबके अपने अपने आंकड़े हैं। देखिए 6200 सरपंच है, लिस्ट जारी कर दे कि कितने ई टेंडरिंग के हक में है, पता लग जाएगा। और दूसरी बात, वोटिंग कराने, सबसे बढ़िया बात होती है वोटिंग कराने, पता लग जाएगा। ये तो चुनी हुई सरपंच, चुने हुए हमारे जो प्रतिनिधि
ढींगरा जी, आप फिर वहीं पहुंच गए हैं। नहीं, केवल ढींगरा जी, कल रात को 12 बजे तक हरियाणा रट्टा लगा कर आए हैं, आप एक बात के लिए बैठ जाते हैं, कमाल करते हैं आप। आपके पास बहुत सारी बातें होनी चाहिए। रट्टा लगा कर आए हुए हैं, उससे नहीं हटेंगे। आप ये बात को 10 बार कहेंगे, 1000 बार कहेंगे तो ये बात बदल नहीं जाएगी। आपने कुछ पूछा, विधु रावल जी ने जवाब दिया। अब टाइम की बर्बादी क्यों? केवल ढींगरा जी, समय की बर्बादी क्यों? कुछ नया कहिए ना, कुछ नया बताइए। सरकार में बैठे लोग जो है ना, उनका टाइम बर्बाद इस तरह से अगर हो रहा है तो लोग इनको जवाब देंगे, क्योंकि ये भी लोगों के द्वारा चुने गए लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, और इनको जनता जवाब देगी, तब इनकी पारदर्शिता लोगों को समझ आएगी। लोग तो आज भी समझ रहे हैं कि इनकी पारदर्शिता। ठीक बात है, जनता हमारी पारदर्शिता पर हमें जवाब देगी। हम अपनी पारदर्शिता को जनता के बीच लेकर जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रयास किए, और हम बताएंगे कि किस प्रकार कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के हमारे कदमों के खिलाफ थी। उसके बाद जनता कांग्रेस को वोट देना होगा, कांग्रेस को दे देगी, भाजपा को वोट देना होगा, भाजपा को वोट दे देगी। हमारी प्रतिबद्धता है, हम सत्ता के साथ चिपकने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, हम कुछ अच्छा करने के लिए आए, इसलिए हमें वोट मिला है। आप बोलिए केवल ढींगरा जी, हो गए, शांत हो गए, आप बोलिए। मैं बता रहा हूँ, ये पंचायती राज एक्ट को तोड़ने की साजिश है बीजेपी सरकार की। और मैं ये बता रहा हूँ, 2014 से पहले जो ई टेंडरिंग लागू थी, ई टेंडरिंग नहीं थी, वही सिस्टम हम ले आएंगे अगले साल चुनाव आएगा, हम ये सारे सिस्टम इनके खत्म कर देंगे, तोड़ देंगे, और हमारी सरकार बनते ही ये सब जो व्यवस्था जो ये बना रहे हैं, जो इधर उधर की जो करप्शन फैला रहे हैं, जो पारदर्शिता की आड़ में, ये कितना विनाशकारी सोच है। ये तोड़ने के लिए आए हैं, ये सिस्टम्स जो हैं उनको खराब करने के लिए आए हैं। ये बिल्कुल इनका चरित्र सामने आ गया। ये तोड़ने, विनाशकारी सोच है इनकी। ये तोड़ना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते, व्यवस्थाओं को तोड़ने का चाहते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। आप बोलिए केवल ढींगरा जी, आप बात कंप्लीट कीजिए। मैं आप कह रहा हूँ इनको कि जो ये पारदर्शिता की आड़ के अंदर शरारत कर रही है सरकार, 2 साल इन्होंने सरपंचों को इलेक्शन करने से वंचित करने वाली पारदर्शिता की आड़ में शरारत कैसी होती है, कैसे कह रहे हैं आप? 2 साल, एक मिनट रुकिए, 2 साल तक इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया। नहीं, देखिए ये गलत बात ना कहें आप। सरकार पीसीए की गलत कह रहे हैं। वो कांग्रेस नेता करण दलाल के बेटे दीप करण दलाल गए थे कोर्ट में। कांग्रेस के नेता गए थे, मेरी खुद डिबेट हुई है हरियाणा न्यूज पर डिबेट में रहा हूं मैं। दीप करण दलाल कौन थे? करण दलाल कौन है? कांग्रेस के नहीं है। दीप करण दलाल कांग्रेस का नहीं है। आप दोनों अभी रुकिए। नहीं, दीप करण नहीं, झूठ बोलकर नहीं निकलेंगे। इन्होंने 2 साल कोर्ट में ले जाके सरपंचों को खराब किया। सरकार नहीं लेकर गई अदालत में। नहीं, दीप करण दलाल बीजेपी के हैं क्या? करण दलाल, हमने तो हक लड़े हैं, हम तो चुनाव लेकर आए हैं, हमने लिख कर दिया कोर्ट को, तभी जाकर चुनाव हुए। हमने निवेदन किया कोर्ट में, हमने लड़ाई लड़ी है चुनाव लड़वाने के लिए। आप लोग लड़ रहे थे, चुनाव रुकवाने के लिए आप लड़ रहे थे, बाद में हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए? चलिए अभी दर्शक नहीं सुन पा रहे, आप दोनों को नहीं सुन पा रहे थे आप लोग। केवल ढींगरा जी, थोड़ा धैर्य से। अब ये इनको बोलने का टाइम दीजिए, मैं बोलने नहीं, देखिए ढींगरा जी, समझ में आने दूंगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं। ढींगरा जी, ये गलत बात है नहीं, ये आपकी गलत बात है। इन्होंने पहले ही बता दिया कि इनको म्यूट कर दिया जाए। गलत बात है। इन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी क्या है। आप आपकी पत्नी की भावना से डिबेट करेंगे क्या? आप चेतावनी देकर डिबेट करेंगे? ये तो अच्छा तरीका नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छा तरीका नहीं है। आप तो मुझे ही चेतावनी दे दी। केवल ढींगरा जी, आप मुझे भी नहीं बोलने दे रहे। आप जो है ढींगरा साहब, आप मुझे भी नहीं बोलने दे रहे हैं, आप मुझे सवाल भी नहीं पूछने दे रहे हैं। उसको उजागर करने देते। केवल ढींगरा जी, मैं निवेदन के साथ आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे ही नहीं सुन रहे हैं, आप मुझे ही नहीं सुन रहे। मैं इतना निवेदन के साथ आपसे बात कर रही हूँ, ये क्या तरीका है सर? ये बहुत देर से चुप है सर, ये बहुत देर से शांत है, आपको धैर्य से सुन रहे हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते चर्चा में। ये समय की बर्बादी है, पूरी समय की बर्बादी है केवल जी। मेरी बात पूरी होने देना। नहीं,
आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है, आपकी बात हम तक आ चुकी है। आप सुनिए, अभी रजवंत जी इंतजार कर रहे हैं, आप कब के हिस्से का समय नहीं खा सकती ना। नहीं नहीं नहीं, केवल जी गलत बात है आपकी। जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ठीक है सर, आपको सुन लिया, आपके सारे एलिगेशन को सुन लिया। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। रजवंत जी, ये चेतावनी देना कि हम 2024 में सबक सिखाएंगे, हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को, ये जायज लगता है कि आपको इस तरह से किसी भी सरकार को या राजनीतिक पार्टी को इस तरह की चेतावनी दिया जाना? भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ मैं। केवल नहीं, आप नहीं बोलेंगे सर, मैं अलाउ नहीं करूंगी अभी, ये कोई तरीका है नहीं डिबेट का। देखना जी बातों को, हाँ जी जी, कोई भी संगठन है, कोई भी अगर यहाँ पर इस प्रकार की अगर धरना प्रदर्शन करता है तो वो कहीं ना कहीं सरकार से बार्गेनिंग तो करता है कि आप हमारी ये जो डिमांड्स है, मतलब सरकार को चेताने का तो जो काम किया जाता है उसमें किसी प्रकार का लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है। दूसरी बात में एक चीज, अभी जो बात ई टेंडरिंग की चल रही थी तो उस पर भी मैं बता देता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन में एक चीज आपने भी देखी होगी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलता था, उस समय तो ई टेंडरिंग नहीं थी ना। और उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी गांव में पंचायत के बीच में बैठकर गांव के लोगों को बुलाकर, पंच सरपंचों को बुलाकर उनसे पूछते थे कि आपकी जरूरतें क्या है, आपको धर्मशाला के लिए पैसे चाहिए, आपको फिरने के लिए पैसे चाहिए, या आपको हरिजन चौपाल, ऐसे चौपाल के लिए जगह चाहिए, झोड़ की चार दीवारी के लिए, स्कूल के लिए, मतलब जिस भी चीज के लिए उनको, आंगनवाड़ी के लिए पैसे, जिस भी चीज के लिए चाहते थे वो वहीं की वर्ड पर उनका अनाउंसमेंट करता था। पूरे गांव को पता होता था कि यहाँ पर हमें कितने पैसे मिले हैं, किस चीज के लिए मिले हैं, और वहां पर उसमें किसी भी प्रकार की जो भ्रष्टाचार की जो बात बार बार आ रही है, इस प्रकार का कोई नहीं होता था, क्योंकि गांव के हर व्यक्ति को पता था कि सीएम साहब आए हैं और वो गांव में इतनी ग्रांट देके गए हैं। तो ये चीजें अगर उसी प्रकार से अगर किए जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी बात, जो सरपंचों पे बार बार इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार करेंगे, तो सरकार तकनीक के साथ आगे बढ़ा जाए। एक मिनट ई टेंडरिंग से अगर पारदर्शिता आए। एक मिनट, मैं ज्योति जी मैं बता देता हूँ। नहीं, एक मिनट, ई टेंडरिंग की भी बता रहा हूँ, मैं दूसरी चीज की बता रहा हूँ। क्या सरकार के पास एक ऑफिसर्स का पूरा सिस्टम है ना, उसको मॉनिटर नहीं कर सकते? क्या एक मॉनिटरिंग के लिए किसी व्यक्ति को वहां पे पहले भी नियुक्त थे और आगे भी नियुक्त रहेंगे, ई टेंडरिंग में भी नियुक्त रहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से जो सरपंच जो प्रतिनिधि है और सरपंच है वो काम करवाना चाह रहे हैं, क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जो व्यक्ति अगर काम करवाना चाह रहा है, काम की जिम्मेवारी भी तो उसी की बनती है ना। और ये हकीकत की बात है कि गांव का कोई भी व्यक्ति सरपंच के पास आसानी से पहुंच सकता है, कहीं पर भी उसमें काम में कोई कमी नजर आती है तो वो सरपंच को सुबह हो, शाम हो, रात हो, किसी भी समय दरवाजा खटखटा सकता है कि सरपंच साहब आप यहाँ पर ये काम चल रहा है। सरपंच साहब को जवाब तो सरपंच साहब खटकाएगा, आप कौन रोकेगा? एक मिनट, मैं पूरी अब भी खटकाएगा, गांव के सरपंच को ही खटकाएगा, अब भी जवाबदारी उन्हीं की है। नहीं, उनकी जवाबदारी कहाँ खत्म हुई? सरपंच को ही वही तो चीज बात करें, तो उसकी जिम्मेदारी जब सरपंच साहब क्या कहेंगे कि बोला एक बार क्या कहा जा रहा है कि ठेकेदार कोई बात यह है कि सही ना हो, नहीं, बात को ट्रेड हो, बात को बताइए मत। उसमें ओपन बिड लगाएगा और वो टेंडर ले लेगा। आपको लगता है कि कोई भी अनट्रेंड व्यक्ति वहां पर, आप एक बीच में बोलने का कोई फायदा थोड़ी है। मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला ना। एक अनट्रेंड व्यक्ति अगर कोई बिड लगाता है, काम करता है, तो ये सबको पता है कि अनट्रेंड व्यक्ति जिसका काम का कोई अनुभव ना हो और वो अगर कम पैसों में बिड छुड़वा लेता है तो क्या वो एक बेहतर गुणवत्तापूर्वक काम दे देगा? नहीं दे पाएगा ना। तो वही नुकसान होंगे और उसी की कहीं ना कहीं समस्या हमें नजर आ रही है। दूसरी बात एक और आती है कि ठेकेदार एक जो सरपंच काम करवाता था तो कहीं ना कहीं वो स्थानीय लोगों को वहां पर उसमें काम पे लगाने का प्रयास करता था। ठेकेदार अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर जो गांव के जो नुमाइंदे, गांव के जो वर्कर्स हैं या गांव के जो मजदूर भाई हैं या काम करने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी होगी और बाहर के लोगों से काम कराने का प्रयास किया जाएगा। ये सरपंच की कुछ जेन्युइन समस्याएं हैं। आप गांव का काम अगर गांव के लोग अगर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग करेंगे, तो उस गांव का विकास कैसे होगा? ये छोटी छोटी बातों को सरकार को समझना चाहिए। नहीं आवे ज्योति जी, ये सिर्फ कहने की बात है, उनको बाढ़ नहीं किया जा सकता। ठेकेदार को बाउंड कर सकते हैं? ठेकेदार को बाउंड कर सकते नहीं, ठेकेदार को बाउंड नहीं कर सकते, ठेकेदार को बाउंड नहीं कर सकते। वो छोटी छोटी बातों पर कहीं ना कहीं उन लोगों को अवॉइड करके आपकी बातें हमने सुन ली, आपकी बातें आ गई, जो आपने कहा मैं प्रयास करूंगी राहुल जी से जवाब लें। लेकिन पहले नवीन जी आपसे मेरा सवाल रहेगा, आप हैं फोन लाइन पर। जनादेश, लोगों के जहन में ये है कि आप लोगों को जनादेश इसलिए नहीं मिला था कि आप लोग अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ रहेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, काम नहीं करवाएंगे। ये तो पहले से पता था ना कि ये नियम है। जब आप लोग चुनाव में गए, चुनाव लड़ा, तब पता था कि सरकार ने ये बदलाव किए हैं।
नहीं, जब हम चुनाव ये नियम पहले बना दिया गया था, जब कोई भी सरपंच नहीं था, नियम ये तब बनाया गया था। नियम ये सरपंच बनने के बाद नहीं बनाया गया है, और जब जिम्मेदारी सरपंचों के ऊपर आई है तभी तो जाके उसके ऊपर वो सवाल उठा पाएंगे। दूसरा, मेरे साथी कह रहे टेक्निकलिटी की बात और एडवांसिज्म की बात और नया मैकेनिज्म स्थापित करने की बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने ऐसा मैकेनिज्म स्टार्ट किया है गांव के किसी भी व्यक्ति का जब कोई राशन कार्ड कट जाता है, वो सरपंच के घर पे आके पूछता है कि मेरा राशन कार्ड कटता है, सरपंच को पता ही नहीं है, सरपंच को जवाब नहीं है। इन्होंने पता नहीं कौन सा फिल्टर लगाया, कौन सी पीवट लगाई है, पता नहीं दुनिया जहान के लोगों की पेंशन कट गई है, दुनिया जहान के लोगों के आयुष्मान कार्ड कट गए, हमारे जवाब नहीं देने के लिए आज तक उस फिल्टर का नहीं पता कि इन्होंने कौन सा फिल्टर लगाया आयुष्मान कार्ड पे, कौन सा फिल्टर इन्होंने लगाया राशन कार्ड पे। ये बात करते हैं एडवांसिज्म की, इनके ये खुद लोग ट्रेन नहीं है, और ये ट्रेनिंग की और बिना ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। इतना टेक्निकल अगर इन्होंने इस तरीके, स्वराज एक एप्लीकेशन है, आप जिस पारदर्शिता की बात कर रहे हैं ना, स्वराज एप्लीकेशन पे जाके आप पुराने सरपंचों का भी कार्ड देख सकते हैं, किस काम के लिए कितना पैसा आया, कितना यूटिलाइज हुआ, और फिर गांव में सुनिश्चित कर सकते हैं वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। बात ट्रांसपेरेंसी की नहीं है, बात तानाशाही की है। आप मुझे एक बात बता दें कि आप लोग जो कह रहे थे कि 30 लाख किया जाए, 35 लाख किया जाए, ये 50 लाख पर कैसे पहुंचे आंकड़ा? और क्यों ना पहुंचे ये आंकड़ा, तो बहुत कम है कि सरकार अगर आज ये कह दे कि 50 लाख हम करते हैं तो आज ही आप लोग धरना वरना सब खत्म कर देंगे, क्यों ना खत्म कर दिया जाए। तो सारी लड़ाई पैसे को लेकर गए, सारी लड़ाई पैसे को लेकर 50 करोड़ सारी लड़ाई पैसे से, विकास कार्य जो रुके हुए हैं उनको करवाने के लिए है, पैसे के लिए नहीं है। उन पैसे से जो काम करवाना है उसके लिए लड़ाई है, तो ये समझना चाहिए। छोटे छोटे 2 लाख रुपए में आप एक नाली नहीं बनवा सकते, गजब बात कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, एक नाली तक 2 लाख रुपए में ढंग से बन नहीं पाती है। नाली क्यों बनवानी है उसमें? ये टेंडरिंग से नाली नहीं बन सकती क्या? ये टेंडरिंग से नाली नहीं बन जाएगी क्या? नहीं, आपको पुरानी प्रणाली से समस्या क्या है? आपने ई स्वराज एप्लीकेशन है, आपको अगर आप सरकार में है आप जाके देखिए। समस्या बता तो रहे हैं, समस्या बता, सैकड़ों हजारों इस समय आपको पुराने सरपंचों के खिलाफ जो किस काम के लिए कितना पैसा लगाया गया, किस काम के लिए कितना पैसा लगाया गया, उस पैसे में आप खामियां ढूंढिए। क्या आपके पास मैकेनिज्म की कमी है कि सरपंच अगर कोई गलती करता है तो उस सरपंच को आप पकड़ सके, उसको बिहाइंड द बार कर सके? आप उस मैकेनिज्म का प्रयोग करिए। आप ये आप लोकतंत्र को आप सुने, आपको टाइम मैंने दिया, अभी आप सुने। आप लोग जब बार बार कहते हैं कि लड़ाई पैसे की है, तो ये दावा भी कहीं ना कहीं मजबूत हो जाता है कि पैसे के लिए सब कुछ है। फिर सरकार जो पारदर्शिता को लेकर दावा करती है, सरकार के दावे को भी मजबूती मिलती है। विधु राहुल जी, पारदर्शिता के लिए भ्रष्टाचारी सरकार है, ये भ्रष्टाचार कर रही थी ऑलरेडी, इनका भ्रष्टाचार चल रहा है लगातार, ये रुक गया। आपको बताता हूँ, इनका पीसीआर को कहकर इनका म्यूट करवाना पड़ेगा। इन्होंने पहले से घोषणा की थी ये डिबेट को डिस्टर्ब करेंगे। से करवाया जाना था, जिसकी बिडिंग हुई केवल डिंगरा जी, आपने कह दिया कि भ्रष्टाचारी सरकार है, अब अंत में 4 लाख रुपए में करवाया गया। नवीन जी आप भी सुने, आखिरी कमेंट्स में ले लो, अगर आप लोग शांति से अपनी अपनी बारी में बोले। ठीक है केवल डिंगरा जी, आपकी बात भी समझ आ गई है, आप एक बात को बार बार रिपीट ना करें। नहीं, 26 करोड़ रुपया कैसे दे दिया, पहले तो ये बताए ना। आपकी सुई वहीं पर अटकी है बार बार। कल पूरी डिबेट में कल रात कहती रहे आप, इस विषय पर हम फिर किसी दिन डिबेट कर लेंगे। मैं आपको कह रही हूँ, इसी विषय पर किसी दिन डिबेट कर लेंगे हम। आप हर एक डिबेट को ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। देखो कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं कांग्रेस कितना बड़ा अन्याय कर रही है सरपंचों के साथ। डिबेट सरपंचों के विषय पर डिबेट नहीं होने दे रही, सरपंचों के विषय पर डिबेट नहीं होने दे रही कांग्रेस। ये कितना बड़ा अन्याय है आखिरी कमेंट है ग्रामीणों के साथ, हरियाणा के ग्रामीणों के साथ। सरकार का जो चलाने का सिस्टम है वही गलत रहेगा। केवल जी अभी आप सुन लीजिए, केवल जी आप सुन लीजिए सर, केवल डिंगरा जी ऐसे नहीं चलेगा सर। पूरी नहीं आई, इनको इनके बीच में 10 लोग गोदी में बैठे हैं, इससे सरकार चल रही है। केवल डिंगरा जी ये क्या तरीका है सर, ये क्या तरीका है डिबेट का? आप लगातार बोले जा रहे हैं, आप लगातार बोले जा रहे हैं, तो आप तो किसी को नहीं सुन रहे, आप मुझे भी नहीं सुन रहे। आप डिबेट का समय बचाने के लिए इनको एक बार म्यूट करवाएगी। आप किसी को बात भी नहीं शुरू करने दे रहे हैं सर। नहीं ये तो गलत बात है, ये गलत बात है सर। मैंने उनको भी रोका था सर, रोकते ही नहीं, एक बार बोले जाने पर ही वो रुके थे, एक बार बोले जाने पर ही वो रुके थे सर। ये दिक्कत होती है, ये गलत बात है, इनको रोक लीजिए, इनको समझा
कह ली, अभी आप ठीक है, सुनिए। आगे से नहीं बोलेंगे, आगे से नहीं आपने अपनी बात कह ली, अब आप सुनिए, आप सुनेंगे, दायरे के साथ सुनेंगे सर। नहीं, कोई फायदा नहीं ऐसी डिबेट का, फिर चिल्ला चिल्ली नहीं चलती रहेगी। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, बार बार मैं आपसे तरीके से निवेदन कर रही हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। तो आप डिबेट को नहीं चलाएंगे, डिबेट को चलाने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर। मैंने कहा मेरे बीच में नहीं बोलेंगे आप। तो आपके बीच में कोई नहीं बोला था, विधु रावल जी बोले थे, उन्हें शांत करवाया गया था, वो शांत हो गए थे। ये क्या जिद है सर, ये क्या तरीका है डिबेट का? आप सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विधु रावल जी बात कंप्लीट कीजिए। अच्छा, तो ज्योति जी बात समझने की है। कोई अकेले जनप्रतिनिधि कोई यही है ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि अधिक से अधिक लोग जो है निकल कर आ रहे हैं। ओपी ये अभी रुखी गांव का बता रहे थे, रुखी गांव के पड़ोस का गांव जसिया गांव है, बहुत बड़ा गांव है। उसके सरपंच ओपी हुड्डा जो है, उन्होंने खुले तौर पर, और वो सरपंच खुद भी वहां पर एसोसिएशन के मेंबर बनकर वार्ता में भी शामिल थे, उन्होंने खुले तौर पर स्वागत किया है और उन्होंने कहा ये व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था, इसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं अपनी हर बात को मनवाया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन ई टेंडरिंग जो है वो इसलिए है ताकि पारदर्शिता आए, ताकि कोई भी अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के ठेकेदार को, जो उसकी मौसी का छोरा भी हो सकता है, उसकी बुआ का छोरा भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है, उस पर केवल अपने रिश्तेदार को ठेकेदार बनाकर ना काम करे, जो जनता के पैसे का ठीक उपयोग करे, सबसे कम पैसे की बिड लगाए, उसको ठेके मिले। फिर एक टेक्निकल टीम ये तय करे कि उसकी गुणवत्ता पूरी है या नहीं है। और सरपंच को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो काम तुरंत रुक जाएगा। सरपंच के कहने से काम होगा और सरपंच के ना चाहने से काम रुक जाएगा। दोनों ताकत सरपंच के पास है। बस एक ताकत जो थी, एक निरंकुशता जो थी, वो हटाई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ई टेंडरिंग को लेकर चर्चा की, एक बार फिर से तारीख दे दी गई है सरपंचों की ओर से। 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कोई बैठक होगी, क्या इस बार की बातचीत में कोई बात बन पाएगी या फिर नहीं, ये भी देखना बेहद अहम रहने वाला है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।